वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है और हमारे पास एक बिल्डिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि ये मान लेते हैं बिल्डिंग है और ये मान लेते हैं हमारे पास टावर है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर ग्राउंड पे ही होंगे, ऑब्वियस इनका जो फुट होगा ग्राउंड पे ही होगा। और टावर की जो हाइट है वो है 50 मीटर। 50 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब मैंने बताया था, जो ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब आप बताओ कि टावर अगर ये है तो इसका फुट कहाँ है और टॉप कहाँ है। ऑब्वियस टॉप यहाँ पे है, फुट यहाँ पे है, तो फुट से बिल्डिंग के टॉप का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। तो ऐसे ही देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कौन सा होगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो हाइट है, जो एंगल बन रहा है हमारा, वो है 60 डिग्री का। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि डायग्राम बनाने के बाद आपको लेबल कर देना है, तो लेबलिंग कर देते हैं ABCD। मैंने कहा था डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन खत्म। टावर की हाइट 50 मीटर है तो हमें बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी। सपोज इसको मैंने मान लिया x और इसको मैंने मान लिया y, ठीक है। इसको लिख लेंगे कि AB को मैंने x माना और BC को मैंने y माना। तो क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। मैंने बताया था, अब इसको x और इसको हमने y मान लिया, तो जितनी बार एंगल बन रहा है उतनी बार हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ABC, मतलब क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ABC ट्राइंगल में लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्राइंगल AB से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं और इन ट्राइंगल BCD यूज कर सकते हैं, ठीक है। ABC में अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करता हूँ तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है। कैसे लिखना है, tan 30, क्योंकि हमें ये पता है और ये पता है, ये दोनों वैल्यूज मान के चल रहे हैं कि नोन है, तो tan 30 निकालेंगे तो क्या होगा, AB अपॉन में BC, ठीक है। और फिर tan 30 की वैल्यू जो मैंने आपको टेबल में बताई थी लास्ट वीडियो में, tan 30 की वैल्यू उस टेबल से देख लेंगे, 1/√3 होता है। और AB यहाँ पे x है, BC हमने y माना है। अब मैंने कहा था इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा x√3 इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू √3x। अब y की वैल्यू बेशक प्रॉपर नहीं निकली लेकिन x की फॉर्म में निकली, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो जब मैं BCD ट्राइंगल में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, tan 60 इज इक्वल टू ये और अपॉन में ये, क्योंकि ये जो हाइपोटेनस है इसकी बात तो हो ही नहीं रही है, तो इसीलिए हम 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 में क्या आता है, P अपॉन B। तो ये हो जाएगा हमारा DC अपॉन में BC, DC अपॉन में BC। और फिर tan 60 की वैल्यू हम लोग टेबल से देख लेंगे तो क्या होती है, √3 होती है। और DC की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50 है, BC की वैल्यू y है। तो जैसे मैं इधर सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा √3y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 50/√3। तो मेरे को y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू मेरे को जब मिल चुकी है तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को x की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अब पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 50/√3 रखूँ और इज इक्वल टू में √3x होगा। अब x निकालना है तो √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो हो जाएगा 50/√3 और ये √3 भी डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा इज इक्वल टू में x। अब √3 इंटू √3, √9 यानी कि 3, तो x कितना आ गया हमारा 50/3 मीटर, यानी कि ये हमारी है x की वैल्यू। और x हमने किसको माना था, बिल्डिंग की हाइट को माना था, तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो गई, 50/3 मीटर, आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. मतलब
दो पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है और दोनों रोड के आइदर साइड खड़े हैं। सपोज ये रोड है हमारा और रोड के इधर एक पोल है और रोड के दूसरी साइड एक पोल है और दोनों की साइड इक्वल लेंथ की है, तो इसीलिए मैं दोनों को इक्वल ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और जो रोड है वो हमारा 80 मीटर वाइड है, पूरा रोड हमारा 80 मीटर वाइड है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, अब रोड तो हमारा ये था, तो रोड पे कोई भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं, आप इधर भी ले सकते हो, कहीं पे भी एक कोई पॉइंट ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब कि वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, ऊपर देखना है। बिल्डिंग का टॉप है उसको देख रहे हैं इस पॉइंट से, तो हमारा हो जाएगा ये वाला एक एंगल बनेगा यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। तो एक एंगल है 30 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री का। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा। प्रैक्टिकली सोचो, मैथ्स काफी प्रैक्टिकल है। जब अगर मतलब दोनों अगर हाइट ज़्यादा है और नज़दीक से देखेंगे तो हमें ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा और दूर से देखेंगे तो नीचे देखना पड़ेगा, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये वाला अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे लिया है तो इस पोल को देखेंगे तो एंगल थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब ये 30 डिग्री का बनेगा। और ये वाला ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल बन गया, बस डायग्राम खत्म तो क्वेश्चन खत्म, डायग्राम खत्म तो क्वेश्चन खत्म, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेबल कर लेते हैं, ए बी पी हमने कर ही लिया है, सी डी ये दोनों इक्वल हैं। अब एक काम करते हैं, इसको x बोला तो इसको भी x मान लेते हैं, लिख लेंगे इसको कि ए बी लेट ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू एक्स। और ये अगर y मान लेता हूँ मैं, तो ये मेरे को नहीं पता, तो इसको ऑटोमेटिकली ये 80 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, तो जितने जहाँ पे भी दो एंगल बनेंगे तो हमें कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। इन दोनों में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन में 10 यूज होता है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन होने की भी जरूरत है नहीं। तो देखते हैं, पहले किसी भी ट्राइंगल में लगा लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लेते हैं मैं इन ट्राइंगल ए बी पी लगा देता हूँ, ए बी पी में, ये ए बी पी में। अब ये 60 है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस वाला 10 यूज करना पड़ेगा, 10 या कॉट। 10 60 क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी पी। अब 10 60 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, टेबल से देख लूंगा मैं, ये होती है √3 और ए बी यहाँ पर मैंने बोला है x और इसको मैंने बोला है y, तो मेरा हो गया x इज इक्वल टू √3y। यहाँ पे छोड़ देते हैं इक्वेशन नोट बना के। अब मैं दूसरे वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्राइंगल सी डी पी में, सी डी पी में लगाऊंगा तो क्या आएगा, 10 30 होगा। 10 क्यों लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये साइड इस ट्राइंगल में देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये साइड और ये साइड की बात हो रही है, तो एक परपेंडिकुलर हुआ एक बेस हुआ। हाइपोटेनस का कोई रोल ही नहीं है, ये ना हमें पूछा है निकालने को, ना ये दे रखा है, तो क्यों इसके चक्कर में पड़ेंगे हम, है ना। तो 10 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, डी पी, सी डी अपॉन में डी पी। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और सी डी की वैल्यू यहाँ पर हमने x बोली है, ये 80 माइनस वाई हो गया। और फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ से चाहूँ तो x की वैल्यू रख सकता हूँ, कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू x की जगह पे मैं लिख दूंगा √3y और अपॉन में 80 माइनस वाई। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। y को साइड भेजता हूँ, y की वैल्यू निकालनी है, तो 80 इज इक्वल टू 3y प्लस वाई यानी 4y, यानी कि 8y 80 इज इक्वल टू हो गया हमारा 4y। y की वैल्यू हो गई कितनी, 4/80/4 यानी कि 20। अब y की वैल्यू 20 है तो मैं इसको इक्वेशन 1 में अगर डाल देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, मतलब y की वैल्यू मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में आप देखो, अब ये हमें पता चल चुका है कि ये 20√3 है, हाइट ऑफ द पोल 20√3 है, ये 20 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 60। तो आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल 20√3 और डिस्टेंस ऑफ वन पोल फ्रॉम द पॉइंट इज 20 एंड अनदर 60। आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप एक बार अपने नोटबुक में करना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See the given figure. Oh my god, find the height of the tower and the width of the CD and 20 meter from the pole AB. और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, तो हमारे लिए तो क्वेश्चन हो ही गया। अब यहाँ पे ये 30 है, आप इसको मान लो x और इसको मान लो y, या किसी को y किसी को x मान सकते हैं,
जो वेरिएबल मन करे वो मान लो। अब दो ट्राइंगल है, दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो इसमें लगाना क्या लगाओगे, tan ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस का कोई रूल नहीं दे रखा है कुछ, तो इसमें लगा दोगे tan 60, जो आएगा वैल्यू रहने देना, फिर लगाना किसमें, 30 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर इस ट्राइंगल में लगाना है, DCA में लगा सकते हैं, नहीं, हमेशा आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो आपको दो ट्राइंगल कौन कौन से लगाने हैं, इन ट्राइंगल ABC में लगानी है ट्रिग्नोमेट्री, और दूसरा कौन सा, ABD में लगानी है। ACD में नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, 30 के लिए लगाना तो पड़ेगा, बट ACD में नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, ABC में। यहाँ से वैल्यू निकाल के दूसरा इनपुट कर देंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन नंबर 10th की तरह है, 9th की तरह है शायद, है ना, 9th की तरह। तो एक बिल्डिंग हो गई और एक हमारे पास हो गया टावर, और ये दोनों ही ग्राउंड पे होंगे ऑब्वियस। अब देखो यहाँ पे बिल्डिंग हो गया और ये हमारा हो गया टावर, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दी हुई है आपको 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान समझना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब कि अब केबल टावर ये है तो इसका टॉप ये हुआ, लेकिन देख कहाँ से रहे हैं, नीचे से, फुट से या टॉप से। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर मतलब यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, ऐसे। तो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और यहाँ से मैंने कहा था हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री का एंगल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना, तो इसी पॉइंट से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, एंगल 45 डिग्री का। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर यहाँ पे 45 डिग्री बना देंगे वो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हम नहीं बनाएंगे। 45 डिग्री या आपको चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हो, चाहे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना हो, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनाते हैं, मतलब कि ये 45 डिग्री भी यहाँ के साथ बनेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर देखो ये ऑल्टरनेट एंगल भी बना के यहाँ पे 45 आप मान सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तो ये मान लो ABCDE, ठीक है। अब वापस से हमारे पास दो एंगल हैं, एक, अब ये 45 तीन मत समझ जाना, दो ही है, ये एंगल मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास, AED और या तो आप ले लो DCB या फिर आपको लेना पड़ेगा DEB, कोई सा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, DEB ले लेता हूँ, तो क्या आपको कन्फ्यूजन ना हो। और अब आपको देखो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो आप मान लो इसको X मान लो, तो ये 7 है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये नहीं पता तो इसको आप मान लो Y। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, और एक से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर देंगे, बड़े आसानी से वैल्यू निकल जाएगी जैसे हमने पहले निकाला है। तो ये क्वेश्चन भी आप आगे सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल में लाइट हाउस होता है ना, सी लेवल के बैंक पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. Find the distance between the two ships. मतलब कि हमारे पास एक ये मान लेते हैं लाइट हाउस है, और यहाँ पर हमारे पास दो शिप है, ये मान लेते हैं ऐसे। बोट बना रहा हूँ बट आप समझ लो यहाँ पे शिप की बात, ठीक है। और ये ओशियन हो गया हमारा, या रिवर, जो भी कुछ मानना है। ये लाइट हाउस है यहाँ पे बैंक पे। तो बोल रहा है फ्रॉम टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब इसकी हाइट दी हुई है 75 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री। अब खुद सोचो 30 डिग्री किसका होगा, 45 डिग्री किसका होगा। जो ज़्यादा दूर होगी उसका एंगल थोड़ा कम होगा, मतलब 30 डिग्री होगा, और जो नज़दीक होगा उसका एंगल ज़्यादा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो 30 डिग्री हमारा ये होगा और 45 डिग्री हमारा ये होगा। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये अगर हमारा 30 डिग्री का है, ये देखो Z, तो ये हमारा पे ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये पूरा अगर 45 डिग्री का है तो ये भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हो शिप्स वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम बन चुका है, अब हम लोग बड़े आराम से लेबल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। A B, इस पॉइंट को मान लेता हूँ C, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं D।
यहाँ पर देखो इस फिगर में 2 बार एंगल दे रखे हैं तो हमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। कौन कौन से ट्राइंगल में लगा सकते हैं? ए बी सी में लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल भी है और यहाँ पे एंगल भी है, बट ए सी डी में नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना है। तो 30 डिग्री के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? बड़े वाला ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, ए बी डी। कौन कौन से ट्रायंगल हमने चूज किए यहाँ पे? ए बी सी और ए बी डी। आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हो मेरे। तो ए बी सी में आप देखो 10 45 इन 2 साइड्स की बात हो रही है, हाइपोटेनस की यहाँ पे दोबारा बात नहीं हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मान लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, सो इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो 10 45 75 अपॉन में क्या हो जाएगा? x। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में x। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जैसे सॉल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 75, वो मतलब कि ये भी 75 का होगा। अब दूसरा ट्रायंगल में लगाते हैं, 10 30 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? 75। ऑब्वियसली इसके सामने परपेंडिकुलर हमारा वापस से ए बी होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 75। अब बेस ए बी डी की बात कर रहे हैं तो बेस पूरा क्या होगा? बी डी होगा, यानी x प्लस वाई, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, x प्लस वाई। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमें x की वैल्यू पता है तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू डाल देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे हम? 75। अब 75 डाल दूंगा, 10 30 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√3 होती है, 75 एज इट इज़। x की वैल्यू 75 प्लस वाई, और इसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो 75 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 75√3। ठीक है, और y निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 75√3, और 75 जो यहाँ पर है ये प्लस हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 75 में यहाँ से क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1। अब अगर आपको √3 की वैल्यू पता है 1.732 होती है तो आप डाल भी सकते हो, और नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो है 75 इंटू √3 - 1 मीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। यही क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये हम निकाल चुके हैं। कितना आया है? 75 इंटू √3 - 1 मीटर, आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Okay, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. मतलब कि ये हमारी गर्ल है, यहाँ पर देखो ये लड़की है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर टॉल। ये देख रही है कि यहाँ से एक बैलून है जो ऊपर मतलब आसमान में उड़ रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आई से। ठीक है, और विंड हमारी जो है इस तरफ से चल रही है, इस तरफ, तो बैलून इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये बैलून यहाँ से यहाँ चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑटोमेटिकली क्या है? थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे देख रहे हैं, जब नज़दीक है तो ज़्यादा ऊपर दिखेगा, और जैसे थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो हमें थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, हमें थोड़ा गर्दन अपनी नीचे करनी होगी। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि उस ड्यूरिंग इंटरवल में जब बाद में एंगल 30 डिग्री हो जाता है तो बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो गया। तो ये 88.2 है और बैलून की हाइट यहाँ पर ये, अब देखो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है वो गर्ल्स की आई के अकॉर्डिंग बन रहा है, ग्राउंड के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो हमें यहाँ तक की हाइट चाहिए होगी। अब ये पूरा 88.2 दे रखा है तो इसमें से ये 1.2 जो कि गर्ल की हाइट थी माइनस करेंगे सबसे पहले। मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती कर देंगे, तो 87 मीटर होगी यहाँ तक। अब ये 87 तो ये भी 87, लेबल कर लेते हैं A B C D, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं E, इस पॉइंट को मान रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन हो इसलिए साइड में लिख रहा हूँ। तो वापस से यहाँ पर 2 एंगल हैं, तो अभी दो बार ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, एक बार 30 के लिए और एक बार 60 के लिए। तो 60 के लिए कौन सा ट्राइंगल यूज़ करूँगा मैं? A B C यूज़ करूँगा। ठीक है, A B C, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल भी है। और 30 के लिए कौन से यूज़ करूँगा? D E C।
तो ABC के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 87, और इसको मैं मान लेता हूँ सपोज x, और इसको मान लेना आप y, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। तो इसके लिए यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा 87 अपॉन में x, और ये हो जाएगा मेरा 1030 इज इक्वल टू 87, क्योंकि ये भी 87 है, अपॉन में पूरा बेस तो पूरा ही होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई। अब यहाँ से देखो 1060 की वैल्यू √3 रख के सॉल्व करोगे, x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसी की तरह आपको बड़ी आसानी से आप x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। जो y की वैल्यू होगी वही तो बैलून ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगी ना। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, या अगर आंसर सही भी निकालते हैं तब भी उनको फुल मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो सही से प्रेजेंट नहीं करते। तो आप बड़े ध्यान समझना, क्योंकि इसमें आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी सीखें। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of elevation of the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. मतलब कि एक हाईवे है और यहाँ पर देखो आप एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी बट कोई बात नहीं, एक कार है जो इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कोई पर्सन यहाँ पे मैन खड़ा है, ये देख रहा है इस कार को, तो ये एंगल बना रहा है, यहाँ ये कार जो है एंगल बना रही है 30 डिग्री का। और अब ये कार इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा आगे आ जाती है यहाँ पर, तो अब एंगल थोड़ा सा ज़्यादा बनाएगी। अब ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, तो ये मतलब 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। बट ऑल्टरनेट एंगल देखेंगे जेड की शेप में, तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये टावर है A B C D, तो D से C मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में उसको लग जाता है 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स लग जाते हैं। हमें बताना है कि C से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। और कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, या ऐसा नहीं है कि कभी अचानक से एक्सेलरेट ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो हमें बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ये टाइम हमारा 6 सेकेंड्स का दे रखा है D से C। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं DC को, बट DC जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6 सेकेंड्स मतलब ये तो टाइम है, तो डिस्टेंस को मैं टाइम तो नहीं लिख सकता ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पीड अपनी तरफ से कुछ लेट करूँगा। तो मैं कर लेता हूँ लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज x मान लेते हैं, या आप चाहो तो जो कोई वेरिएबल मान सकते हो, x यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि ये नहीं रखा मीटर है सेंटीमीटर है किलोमीटर है, तो ये x यूनिट पर सेकेंड, टाइम तो पता है कि सेकेंड है। और इसने D से C तक टाइम कितना लगाया, टाइम फॉर DC, अगर DC की बात करूँ तो 6 सेकेंड का लगाया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम होता है, अब स्पीड हमने x माना है और टाइम हमारा क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स यानी कि 6x यूनिट। अब ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x। अब मेरे को ये नहीं पता और ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको मैं मान लेते हैं y और इसको मैं मान लेता हूँ z, ठीक है। वापस से सेम रूल जो बेसिक हमने रूल पढ़े थे वही यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट यही था, बाकी सब कुछ सेम करना है, ठीक है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, एक बार ABC में 60 के लिए और एक बार ABD में 30 के लिए। किस में, इन ट्राइंगल ABC में 60 के लिए, तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z अपॉन वाई। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू हो गया हमारा Z अपॉन वाई, और Z कितना हो जाएगा √3y, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। अब मैं अब लगाता हूँ दूसरे ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ABD में, इन ट्राइंगल लिख देता हूँ ABD, तो इसमें हमारा हो जाएगा 1030 डिग्री, और 1030 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा ZD होगा, और अपॉन में बेस क्या होगा, देखो 6x प्लस वाई होगा, 6x प्लस वाई। अब y की वैल्यू
y की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, ओके। z की वैल्यू पता है तो z की वैल्यू रख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, z की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और z की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं √3y और अपॉन में हो जाएगा 6x + y। अब आगे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 6x + y इज इक्वल टू √3 × √3 3y हो जाएगा और y हमें निकालना है तो 3y, इस y को इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 3y - y इज इक्वल टू 6x, 2y इज इक्वल टू 6x और x y कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा 6x/2 यानी कि 3, यानी 3x हो गया हमारा y। अब हमें ये डिस्टेंस पता चल चुका है कि ये कितना है, 6x है। डिस्टेंस फॉर BC कितना है, 6x। बट डिस्टेंस तो हमें बताना नहीं था, यस हमें तो टाइम बताना था। अब उसकी स्पीड क्या रखेंगे, सोचो, उसने बोला यूनिफॉर्म है तो पहले अगर उसकी x हमने मानी थी, x स्पीड थी, तो अभी भी तो x ही होगी ना, यस x यूनिट पर सेकेंड। डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था, तो टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब कि डिस्टेंस हमारा 6x और ये हो गया हमारा, सॉरी डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 3x था, किसके लिए, CD के लिए ना, CB के लिए, यस। तो 3x अपॉन में x क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 3 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्टली इसको 6 मान लिया और सॉल्व कर लिया 3 तो आएगा लेकिन मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को नहीं, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि कितना टाइम लगेगा उसको, जहाँ पे है वहाँ से फुट तक आने में 3 सेकेंड्स, आंसर। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। मतलब हमारे पास एक टावर है और यहाँ से ये मान लेते हैं ग्राउंड और इसी लाइन पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। तो टावर से ये बोल रहा है एक का डिस्टेंस 4 मीटर है, 4 मीटर और एक का डिस्टेंस है 9 मीटर। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। हमें बताना है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है, ये प्रूव करना है। और बोल रहा है यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा इसके टॉप का, ऐसे, इस पॉइंट से कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब ये एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल्स क्या बनेंगे ये नहीं दे रखे बट ये बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कर लें, इसको 30, इसको 60, इसको 45, इसको 45। तो ऐसा नहीं मानना, कुछ भी एंगल हो सकते हैं। तो जब हमें पता नहीं होता तो हमेशा हमें वेरिएबल की फॉर्म में मानना होता है। इसको सपोज मैंने थीटा मान लिया तो ये क्या होगा मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को प्लस करके 90 होना चाहिए। अब ये थीटा है तो इसको 90 में से माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा एंगल हो जाएगा। अब 2 एंगल बन रहे हैं तो क्या करना होगा, बेसिक प्रिंसिपल पे आते हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में और इन ट्राइंगल ABD में, ठीक है। अब ABC में अगर मैं लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस सपोज मेरे को नहीं पता, वैसे दे रखा है 6 बट अब हमें ऐसा सोचना है कि नहीं पता तो इसको x मान लेता हूं मैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू x/4, ठीक है। और यहाँ से इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BD, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन में 9। अब tan थीटा ऐसे रहने देते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हमने पढ़ा है, ये हो गया x अपॉन 9। अब देखो, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी थोड़ी सी बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमने देखा होगा कि cot थीटा की वैल्यू tan थीटा की रेसिप्रोकल होती है। तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा देखूंगा, मतलब tan थीटा देखूंगा तो क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा मेरा 9 अपॉन x। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप दोनों को देखो, इसको आगे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं बट आप ऐसे देख लो। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 9 अपॉन x आ रही है और यहाँ से x अपॉन 4 आ रही है, दोनों इक्वल ही होगा, यस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, x/4 रख सकता हूँ,
तो x/4 यहाँ पे मैं रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9/x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा x² = 36, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 आया है तो x की वैल्यू √36 हो जाएगी, यानी कि अब √36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा +-6, बट डिस्टेंस माइनस का नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे +6 मीटर। और यही तो प्रूव करना था कि जो हमने x मतलब जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गया है। अगर आपने इससे पहले वाली इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही होगी, तो आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देखो। और ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही आपस में रिलेटेड चैप्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं क्लास 10th के। इसी के साथ ये दोनों ही चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए हैं, दोनों की वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो गई हैं। दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देखो और नोटबुक पे क्वेश्चंस लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप समझ तो गए हो कि आगे कैसे सॉल्व करना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 10th में है, ताकि उनका भी जो सबसे मुश्किल पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो फिनिश हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।